नमस्कार दोस्तों। मैं स्वानंदेश बुद्धिसागर अर्थ संवाद के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि कैंडलस्टिक कैसे रहती है, हमने ये देखा प्राइस वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, और हमने ये भी देखा कि विच आर द इम्पोर्टेंट जार्गन्स दैट आर यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट। कौन सी संज्ञाएं स्टॉक मार्केट में यूज की जाती है। तो अब लोग ये जो हमने पिछले एपिसोड में जो शेयर किया था और हमने समझने की कोशिश की, ये टेक्निकल एनालिसिस समझने की बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो वर्ड्स हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में यूज करेंगे, यदि वो हम लोग सीधा यूज करना चालू करेंगे तो समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमने वो सब संज्ञाएं हमने पढ़ ली, और हमने प्राइस वॉल्यूम का रिलेशन देख लिया, और हमने कैंडलस्टिक कैसे बनती है ये भी देख लिया। तो इस एपिसोड से हम लोग चालू करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या रहता है और कौन से इंडिकेटर्स रहते हैं, उसका भी हम लोग थोड़ा स्टडी करना इस एपिसोड से शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो होती है, मतलब कभी बाय करने का और कभी सेल करने का, उसका स्टडी मतलब टेक्निकल एनालिसिस होता है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके एक्शन पे होती है। अब इन्वेस्टर एक्शन हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका कैसे स्टडी करना, और उसके लिए स्टॉक का प्राइस मूवमेंट चार्ट यूज करना पड़ता है। और वो टाइम फ्रेम के हिसाब से वो चार्ट में पैटर्न होते हैं, और वही पैटर्न रिपीट भी होने लगते हैं। और ये स्टडी करना मतलब टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करना है। अब जो चार्ट फॉर्म होते हैं वो उसके तीन प्रकार हैं। पहला होता है बार चार्ट, दूसरा होता है लाइन चार्ट, और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। उसमें सबसे यूज होने वाले जो चार्ट होते हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अभी टेक्निकल एनालिसिस में ना बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और वो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहला बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है ना, वो है पिवट पॉइंट। अभी ये पिवट पॉइंट क्या होता है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का, जैसे मैंने बोला है, सबसे बेसिक इंडिकेटर है। आप किसी भी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें पिवट पॉइंट का ऑप्शन टेक्निकल इंडिकेटर में होता है। अब पिवट पॉइंट निकालते कैसे है, जो टाइम ड्यूरेशन हो गया है उसका हाई लो क्लोज का यूज करते हैं फ्यूचर में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल डिटरमाइन किए जाते हैं। कैंडलस्टिक का टाइम ड्यूरेशन यदि डेली रहेगा तो एक दिन पहले वाली हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस ली जाती है, और आने वाले दिन का पिवट पॉइंट निकाला जाता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि पिवट पॉइंट कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला भी समझ लेंगे, लेकिन वो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए यूज कर हम समझ लेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। सभी ब्रोकर्स के जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसमें ये पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आप यदि पिवट पॉइंट एज ए इंडिकेटर चूज कर लेते हो तो। और इसलिए आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें। तो ये देखो, ये यहाँ पे हमने देखा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, किसी XYZ कंपनी है उसका एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न में उसका पिवट पॉइंट पर कैसे बना, ये ब्लैक लाइन जो है वो पिवट पॉइंट रहती है। फिर उसके हिसाब से R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 डिफाइन हो जाते हैं। फिर उसके हिसाब से सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 भी डिफाइन होते हैं। तो कैलकुलेशन कैसा रहता है पिवट पॉइंट का, तो उसका जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो वो यहाँ पे दिया है। पिवट पॉइंट इज इक्वल टू डेली हाई प्लस डेली लो प्लस क्लोज ऑल इन वन ब्रैकेट, और उनकी सम को डिवाइड बाय 3, उससे बनेगा पिवट पॉइंट। और फिर R1 R2 और S1 S2 इनके कैलकुलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, R1 इज इक्वल टू व्हाट, देन R2 इज इक्वल टू व्हाट, देन S1 इज इक्वल टू व्हाट, एंड देन S2 इज इक्वल टू व्हाट। और उसके बाद थर्ड लेवल का जो रेजिस्टेंस रहता है और थर्ड लेवल का जो सपोर्ट रहता है R3 S3, उसके भी ये फॉर्मूले हैं। ये सब कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो डेली हाई लो और क्लोज। मतलब हमने पिछले स्लाइड में जो जार्गन सीखे, तो उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि डेली हाई क्या रहता है, डेली लो क्या रहता है, और क्लोज क्या रहता है। और वो हाई लो और क्लोज कैंडलस्टिक के ड्यूरेशन के हिसाब से बदलता है। मतलब यदि ओवरली पिवट पॉइंट देखना है तो आपको ओवरली हाई लो और क्लोज लेना पड़ेगा। डेली पिवट पॉइंट देखने हैं तो आपको डेली हाई लो और क्लोज लेने पड़ेंगे। और यदि आपको वीकली पिवट पॉइंट देखना है तो वो हिसाब से आपको वीकली हाई लो और क्लोज लेके वो कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि वो सॉफ्टवेयर में इट इज ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू चूज द ड्यूरेशन। ओवरली चाहिए तो ओवरली दिख जाता है पिवट पॉइंट, और फिर उसका R1 R2 R3 S1 S2 S3 बन जाता है।
फिर सिमिलरली वीकली देखना है या डेली देखना है, तो उसी हिसाब से आप टाइम ड्यूरेशन चेंज करके आवरली, डेली या वीकली पिवट पॉइंट और उस करस्पॉन्डिंग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हम देख सकते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है उसको बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। और ये मूविंग एवरेजेस आपने हमेशा सुना रहेगा कि निफ्टी 20 डीए में मतलब डेली डेली मूविंग एवरेज से ऊपर है, या 50 डेली मूविंग एवरेज से नीचे है, क्या यदि अभी 200 डेली मूविंग एवरेज पे उसने सपोर्ट ले लिया, तो डेली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। तो ये समझने के पहले ना हम लोग मूविंग एवरेज का कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ना ये स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग देखेंगे एकेडमिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसा होता है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैंने बोला पिवट पॉइंट का, वैसे ही मूविंग एवरेज यदि आप 20 डे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हो सॉफ्टवेयर में, तो ऑटोमेटिकली 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन आ जाती है। लेकिन कंसेप्चुअली समझ लेने के लिए कि मूविंग एवरेज निकालते कैसे हैं, तो ये स्लाइड पे हम लोग ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी और कॉलम ई, 5 कॉलम है, ठीक है। तो अभी ये मूविंग एवरेज कैसा रहता है, मतलब एवरेज तो हमको पता है कैसे निकालते हैं। मतलब यहाँ पे देखो कॉलम ए में मैंने सीरियल नंबर 1 से 10 तक यहाँ पे है, और 1 से 10 तक सीरियल नंबर 1 से 10 तक है, और क्लोजिंग प्राइस करस्पॉन्डिंग उसकी है। मतलब 105, 99, 100, 102, 118, 120, 107, 122, 118, 119। तो ठीक है, तो यहाँ पे 10 सैंपल है सीरियल नंबर 1 to 10 और उनके क्लोजिंग प्राइस है। तो इसका यदि एवरेज हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब की सम करेंगे और उसको, सैंपल साइज 10 का है इसलिए 10 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मूविंग एवरेज का कंसेप्ट समझ लेने के लिए आप यहाँ पे कॉलम बी में देखो कि हमने सिर्फ सीरियल नंबर 1 से 5 तक लिया और उसके जो सैंपल लिए, 105 तक के सैंपल लिए और उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस लिए। तो उसका जो सम आया, पहले 5 सैंपल लिया तो उनका जो सम आया वो 524 आया, और फिर उसका जो एवरेज आया वो 524, और सैंपल साइज 5 का लिया इसलिए 5 से डिवाइड किया तो 104 आया, ठीक है। अभी हमने कॉलम सी में क्या किया है कि हमने कॉलम सी में ना एक जो सीरियल नंबर है उसको निकाल दिया है, और 6 का जो सीरियल नंबर है उसको लाया है। मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे सैंपल साइज 5 ही है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग प्राइस 5 ही ले रहे हैं, लेकिन हमने एक को निकाला और एक को ऐड किया, मतलब सीरियल नंबर 1 को हटाया और सीरियल नंबर 6 को ऐड किया, और फिर उसका एवरेज हमने निकाला, और वो एवरेज जो आया वो 107 आया। अभी कॉलम डी में हमने क्या किया कि हमने सीरियल नंबर 2 को निकाला और सीरियल नंबर 7 को ऐड किया। मतलब अभी कॉलम डी में क्या हुआ है कि सीरियल नंबर 1 और 2 गायब है और सीरियल नंबर 7 आ गए हैं, ठीक है। सैंपल साइज कितना है, सैंपल साइज 5 ही है, लेकिन सीरियल नंबर अलग है। तो उस हिसाब से हमने यदि उसका एवरेज निकाला, उसका सम किया और उसका एवरेज निकाला, तो 109 रुपया आ गया, ठीक है। और कॉलम ई में हमने क्या किया कि वापस सीरियल नंबर 3 को हटा दिया और सीरियल नंबर 8 को अंदर ले लिया, सैंपल साइज 5 का ही रखा, तो एवरेज क्या आया, 113.8 आया। मतलब यहाँ पे क्या आया कि एवरेज जैसे जैसे हमने एक को निकाला, सीरियल नंबर 1 को निकाला और अगले वाले सीरियल नंबर 6 को ऐड किया, तो ये एवरेज सैंपल साइज सेम ही रहा लेकिन एवरेज बदलता गया। तो ये क्या हुआ, ये एवरेज मूव होता गया जैसे जैसे पिछले वाली वैल्यू, हमने क्या किया, सीरियल नंबर 1 को हटाया, मतलब ओल्ड वैल्यू निकाल दी और नई वैल्यू लाई, तो ठीक है ना। तो वो हिसाब से जैसे जैसे हम लोग ओल्ड वैल्यू निकाल रहे हैं और नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सीरियल 6 आया, यहाँ पे सीरियल नंबर 7 आया, तो जैसे जैसे ओल्ड वैल्यू को हमने निकाला और नए वैल्यू को ऐड किया तो एवरेज बदलता गया। तो ये कंसेप्ट है मूविंग एवरेज का कि एवरेज मूव हो जाता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझ लेने के लिए हमने 5 दिन का कैलकुलेशन किया और मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश की। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी करते हुए या प्रोजेक्शन करते हुए नीचे वाले जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 पीरियड्स का मूविंग एवरेज, 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज, 50 पीरियड्स का मूविंग एवरेज, 100 पीरियड्स का मूविंग एवरेज, 200 पीरियड्स का मूविंग एवरेज। अभी हमने ये यहाँ पे ना पीरियड ये वर्ड हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि पीरियड ये 1 मिनट का हो सकता है। मतलब वो जो टाइम फ्रेम है कैंडलस्टिक का, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी एक्सप्लेन किया है कि वो 1 मिनट का भी हो सकता है, तो वो हिसाब से 1 मिनट के कैंडलस्टिक के हिसाब से उसका वो मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स का निकल सकता है, मतलब 9 मिनट्स का रह सकता है। वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है और 1 दिन का भी हो सकता है। अभी यदि हम लोग आवरली मूविंग एवरेज निकालना है तो पिछले 9 घंटों का क्लोजिंग प्राइस निकालते हैं और फिर
10 घंटों का क्लोजिंग प्राइस पता होना चाहिए, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे पिछले 9 घंटों का क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा और उसका एवरेज प्लॉट करके ओवरली मूविंग एवरेज बनता जाएगा। उसी हिसाब से डेली का करेंगे, उसी हिसाब से वीकली का भी कर सकते हैं। तो मैंने जो बोला वैसा ही है कि 1 मिनट का भी मूविंग एवरेज ग्राफ निकाल सकते हैं और 1 घंटे का भी मूविंग एवरेज ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन हमें राइट प्रोजेक्शन मतलब अच्छा प्रेडिक्शन करने के लिए डेली मूविंग एवरेज का टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा उपयोग करना है। मतलब जो पीरियड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, दिन, हफ्ता या महीना, तो एक रीजनेबल प्रोजेक्शन करने के लिए डेली मूविंग एवरेज जो है उस स्टॉक या इंडेक्स का, वो लेना जरूरी है। जितने ज्यादा पीरियड का मूविंग एवरेज लेंगे उतना ज्यादा वो रिलायबल होता है। और फिर जो रूल 9 डे मूविंग एवरेज, 9 DMA मतलब डेली मूविंग एवरेज के लिए है, वही नियम 20 डे मूविंग एवरेज के लिए है, वही नियम 50 डे 50 डेज मूविंग एवरेज के लिए है, 100 डे मूविंग एवरेज के लिए है, और 200 डे मूविंग एवरेज के लिए भी वही नियम है। जब मूविंग एवरेज का ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखता है तो ट्रेंड अपवर्ड होता है, और जब नीचे जाते दिखता है तो ट्रेंड डाउनवर्ड होता है। लेकिन यदि ग्राफ सीधा जा रहा है तो मार्केट साइडवेज है, ऐसा बोलते हैं। मतलब मूविंग एवरेज ऊपर ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड ट्रेंड है, मूविंग एवरेज नीचे नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, और मूविंग एवरेज ऊपर नीचे ऐसा सिनोसिडल दिखता है तो उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब ये देखो, ये कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है और इसका ये मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया है। तो ये देखो, ये मार्केट यहाँ यहाँ से यहाँ तक मार्केट रेंज में है, तो ये ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ से मार्केट और ऊपर गया तो ये मूविंग एवरेज ऊपर गया। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट साइडवेज है ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ट्रेंडिंग है ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ से वापस मार्केट नीचे गिर गया तो ये मार्केट ट्रेंडिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं। अभी ये स्लाइड पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये एबीसी लिमिटेड ही कंपनी है, इसका ये एक पीरियडिसिटी 1 मिनट है, मतलब 1 मिनट का ये मूविंग एवरेज हमने बनाया है। ठीक है, कैंडलस्टिक का जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे वो 1 मिनट का है, यहाँ पे वो 5 मिनट का है, यहाँ पे वो 15 मिनट का है, और यहाँ पे 1 घंटे का है। लेकिन आप देखेंगे कि यदि 1 मिनट का यदि हम लोग चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये मूविंग एवरेज नीचे नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेंड निगेटिव है। लेकिन उसी स्टॉक का यदि हम लोग 5 मिनट का मूविंग एवरेज देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखता है, मतलब हमको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है। यदि 15 मिनट का देखेंगे तो भी ऐसा लगेगा अरे 15 मिनट का भी अरे ऊपर ही जा रहा है मार्केट। और यदि 1 घंटे का भी हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो इसलिए पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना पीरियड का ये ज्यादा वैल्यू ज्यादा, मतलब एक 15 मिनट से 1 घंटे वाला जो मूविंग एवरेज है वो ज्यादा रिलायबल रहेगा, 1 घंटे से दिन का जो मूविंग एवरेज निकलेगा उसका ट्रेंड जो रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और वैल्यूएबल रहेगा, रिलायबल रहेगा। और एक दिन से वीकली यदि आप उसका देखते हैं ट्रेंड कैसा है मूविंग एवरेज का, तो वो ज्यादा रिलायबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टाइम ड्यूरेशन बदल गया तो मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो हमें अलग अलग ट्रेंड बता सकता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है, मिड टर्म ट्रेंड कैसा है। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज का ये एक सगा भाई है या मौसेरा भाई है हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी ये मूविंग एवरेज भी 9 पीरियड्स, 20 पीरियड्स, 50 पीरियड्स, 100 पीरियड्स, 200 पीरियड्स इस प्रकार पे हो सकते हैं। अभी कंसेप्ट समझने के लिए हमें वापस 20 डे मूविंग एवरेज समझेंगे। उसमें क्या करते हैं, हमने देखा कि डे 1 की प्राइस और डे 20 की प्राइस उनको सेम इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब हमने देखा ना कि हम सिर्फ एक नंबर को निकालते हैं और एक नंबर को ऐड करते हैं, लेकिन जो प्राइस है उसको वेटेज सेम ही रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट परसों से कल को और कल को आज से कंपेयर करता है, और फिर वो बोलता है आज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, और उसके पहले वाला दिन भी और कम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जितना डेटा कम पुराना हो इसके लिए उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, मतलब आज के प्राइस के लिए ज्यादा वेटेज दिया जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। मतलब सैंपल साइज वही रहता है, लेकिन उसके वेटेजेस अलग अलग होने की वजह से उसका जो मूविंग एवरेज का लाइन है उसमें चेंज आ सकता है। जितना डेटा कम पुराना हो इसके लिए उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। इसका मतलब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जितना पुराना डेटा रहेगा उसको कम वेटेज मिलता है, और जो लेटेस्ट डेटा रहेगा उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है।
अब ऐसा वेटेज देके नया वेटेड प्राइस निकालते हैं और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है और प्लॉट किया जाता है। मतलब क्या जाता है, यहाँ पे वेटेड एवरेज लेके उसका मूविंग एवरेज बनाते हैं। सैंपल साइज वही होता है लेकिन वेटेड एवरेज लेके सैंपल साइज बनाया जाता है। अभी हमें फॉर्मूला में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में हमें डायरेक्ट पीरियड डिसाइड करके उसका ईएमए प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमने एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए समझने की कोशिश की कि मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फर्क क्या रहता है। तो मूविंग एवरेज में सभी प्राइस को, सभी सैंपल साइज को वेटेज सेम रहता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, जितना डेटा नया हो उतना उसको वेटेज, वो सैंपल साइज को वेटेज ज्यादा मिलता है, तो उसके हिसाब से मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अलग हो जाती है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से यदि एवरेज निकालेंगे तो वो पहले वाले नॉर्मल मूविंग एवरेज से थोड़ी अलग जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जितना प्राइस का डेटा नया हो या कम ओल्ड हो उसका उतना ज्यादा वेटेज मिलता है, और इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको फर्क नजर आता है। अभी ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली क्या फर्क है ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कैसा रहता है। तो अभी ये देखो, ये कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ से डे 1 से डे 20 और उसके कोई करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ भी प्राइस हो गया, मैंने प्राइस पर्पजली नहीं लिखा है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो डे 1 से लेके डे 20 का प्राइस है, ठीक है। अभी नॉर्मल मूविंग एवरेज में क्या होता है, यदि डे 21 आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, डे 21 नया आया तो 20 ही दिन पकड़ना है, सैंपल साइज 20 का ही रहेगा 20 डे मूविंग के लिए। तो इसके लिए हम डे 1 का निकाल देंगे और डे 2 से डे 21 तक का लेंगे। अगले दिन क्या आ जाएगा, डे 22 आ जाएगा, तो ये पहले 2 दिन निकल जाएंगे, डे 1 और डे 2 निकल जाएंगे। अगले दिन क्या आ जाएगा, डे 23 आ जाएगा और ये पहले 3 दिन निकल जाएंगे। मतलब सैंपल साइज हम सबका सेम लेंगे, 20 का ही सैंपल साइज रहेगा, लेकिन एक नया दिन ऐड होते ही ओल्ड वाला डेटा जो है वो हम लोग सैंपल साइज में से हटा देते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि ये जो डे 20 है ये सबसे आज का डेटा है और डे 1 मतलब 20 दिन पुराना डेटा है स्टॉक का। तो वो बोलते हैं डे 1 को वेटेज कम है और डे 20 को वेटेज ज्यादा है। तो इसलिए जैसा डे 21 आ जाता है तो डे 20 का मतलब कल का इसका वेटेज कम हो जाएगा और डे 21 को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज मिलेगा। मतलब यहां से वेटेज कम होते 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 डे 2 को सबसे कम वेटेज मिलेगा। डे 22 को क्या होगा, डे 22 को सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगा और डे 3 को सबसे लो वेटेज मिलेगा। और फिर हिसाब से वो प्राइस थोड़ी बदलेगी और फिर उसका जो एवरेज, सैंपल साइज 20 ही रहेगा लेकिन मोर वेटेज इस साइड को रहेगा और सबसे लेस वेटेज इस साइड को रहेगा। तो ये हिसाब से, इसलिए सैंपल साइज सेम रहने के कारण भी, सैंपल साइज सेम रहने, तो इसके लिए क्या होता है, सैंपल साइज सेम ही रहता है लेकिन वेटेजेस के हिसाब से नए जो डेटा पॉइंट्स रहते हैं प्राइस के उसको ज्यादा वेटेज मिलता है और पुराने वालों को कम वेटेज मिलता है। इसलिए मूविंग एवरेज की लाइन अलग हो जाती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। अभी हमने मूविंग एवरेज देख लिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लिया। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है ये मूविंग एवरेजेस में कि इनका क्रॉसओवर कहाँ कहाँ पे होता है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स माने जाते हैं। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या रहता है, तो टेक्निकल एनालिसिस में इसे ट्रेडिंग सिग्नल समझते हैं। हमने 20 डे में किस तरह प्लॉट करते हैं ये देखा है। अब 9 डे मूविंग एवरेज पीरियड और 20 डे मूविंग एवरेज पीरियड, ये में 9 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 20 डे मूविंग एवरेज के पीरियड से रिसेंट है, और 9 डे मूविंग एवरेज में जो मूवमेंट होगी वो 20 डे मूविंग एवरेज से ज्यादा तेज होगी। क्यों ज्यादा तेज होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा नो डेटा पॉइंट्स है और 20 डे मूविंग एवरेज में 20 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, तो 9 डे की जो मूवमेंट है वो ज्यादा तेज हो सकती है क्योंकि डेटा कम होने की वजह से। अभी जब 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज से ज्यादा हो जाता है और यदि वो 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो बाय सिग्नल, मतलब क्या है कि 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज से ज्यादा हो गया तो बाय सिग्नल माना जाता है। और उसी तरह 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज से कम हो रहा हो और वो 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हो, मतलब 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है, तो 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज इनका क्रॉस ओवर सेल सिग्नल माना जाता है। और यहाँ पे हम लोग कोई स्टॉक नहीं देख रहे हैं क्योंकि ना कंसेप्ट समझ लेना बहुत जरूरी है।
और ये डिसीजन एक ही सिग्नल पे नहीं लेना चाहिए, कम से कम 3 या 4 इंडिकेटर देख के ही हमारे बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेने चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अभी ये जो हमने लॉजिक देखा 9 डे और 20 डे मूविंग एवरेज का, उसी हिसाब से 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को सेम लॉजिक लगा के क्रॉस ओवर देख सकते हैं, और 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर हम उसी तरह से देख सकते हैं। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे कंसेप्ट है जो स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है, कि जिसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। मतलब जैसा 9 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज का मैंने क्रॉस ओवर एक्सप्लेन किया, वैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर जो रहता है, तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। मतलब जब 50 डे का जो मूविंग एवरेज है वो यदि 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और वहां पे क्रॉसिंग होता है, तो वो सिग्नल लाइन, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज की सिग्नल लाइन 200 डे मूविंग एवरेज के सिग्नल लाइन से ऊपर चली जाती है, तो वो क्रॉस ओवर को गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। सिमिलर वे 50 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज के लाइन से यदि नीचे आ जाती है और वो नीचे की तरह जाना शुरू हो जाता है और वो क्रॉस ओवर निगेटिव माना जाता है और उसको सेल सिग्नल बोलते हैं। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल। अभी यहाँ पे हम लोग ये क्रॉस ओवर देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज 20 और मूविंग एवरेज 50, यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है, देखो ये रेड लाइन जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू लाइन जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे वापस क्रॉस ओवर हुआ, मतलब ये 20 डे मूविंग एवरेज नीचे आया, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया। यहाँ पे वापस देखेंगे आप, ये 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर गया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, लेकिन ये एक ही सिग्नल पे नहीं जाना चाहिए, कभी कभी विप्सा भी मिल जाते हैं इसमें, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉसओवर तो यहाँ हुआ है लेकिन अप ट्रेंड तो इधर से शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, वो देखना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्केट गिरना यहाँ से शुरू हुआ है लेकिन क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, मार्केट गिरा है लेकिन इसलिए बाकी और भी इंडिकेटर्स रहते हैं जो हमें देखना जरूरी है, वो हिसाब से हमें डिसीजन लेने में ज्यादा मदद मिल सकती है। और इसी हिसाब से 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर वैसे ही मायने रखता है जैसा नॉर्मल मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर रहता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज्यादा मतलब ज्यादा वेटेज रिसेंट प्राइस को रहता है, तो वो हिसाब से उसका जो क्रॉसओवर है वो, उसमें एरर कम होने की संभावना ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहाँ पे ये 20 डे वाले ने 50 डेज का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। अभी यही सेम स्टॉक है, निफ्टी बैंक का हम लोग स्टॉक देख रहे हैं निफ्टी बैंक का, और ये क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से जो ऊपर गया तो ऊपर ही गया, क्योंकि जो फर्क जो है 20 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये 20 डे का, जैसे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये क्रॉस ओवर है, यहाँ पे जो यदि क्रॉस ओवर हो गया तो हो गया, मतलब वो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पे निगेटिव आया, क्रॉस ओवर निगेटिव हो गया, मतलब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आया, तो यहाँ पे नीचे आया तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे नीचे गिर गया है। ठीक है, लेकिन एक ही इंडिकेटर से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, देर आर मेनी इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन बाइंग एंड सेलिंग, ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये मैंने आपको जो गोल्डन क्रॉस ओवर बोला था, ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, ये जो ऑरेंज लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज है, निफ्टी बैंक का ही हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये 50 डे मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है उसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, यहाँ पे ये पॉइंट पे ये क्रॉस हुआ, और यहाँ पे देखो आप, ये करस्पॉन्डिंग प्राइस ये है, लेकिन यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर 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 ही गया है, तो इसको 50 डे मूविंग एवरेज जब 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में यहाँ पे रुकते हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि मूविंग एवरेजेस की बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिर 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, उनके क्रॉसओवर, फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, उनके क्रॉसओवर हमने समझ लेने
उनके क्रॉसओवर हमने समझ लेने की कोशिश की। अभी अगले एपिसोड में हम लोग और कुछ नए इंडिकेटर्स देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, बुलिंजर बैंड्स है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके मित्र परिवार इनमें वीडियो फॉरवर्ड करके उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं। धन्यवाद।